नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत आज आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी स्टूडेंट 10वीं बोर्ड के अंदर इस समय तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। RBSE का मैं आपके सामने 10वीं बोर्ड का जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गणित का मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूँ। तो आज के सेशन में मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट होगा और इस समय शाम आज के सेशन में हम आपके सामने मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट लेकर आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात्रि 9 बजे आपको रोजाना इसी YouTube चैनल पर एक मॉडल पेपर मिलेगा जो 10वीं बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं यहाँ पर मॉडल पेपर को। मॉडल पेपर 01 है और इसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चन नजर आएंगे। आज के इस सेशन में आपको टॉप 10 क्वेश्चन नजर आएंगे। आपको अगर किसी प्रश्न का आंसर आ रहा तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब आप बोर्ड का पेपर देने जाएंगे तो वहां पर 10 जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर हल करा रहे हैं। तो उम्मीद मैं करता हूं कि स्टूडेंट, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। बिल्कुल, जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का आंसर आ रहा है फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। जिसको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, निम्न में द्विघात बहुपद नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखा है आपके सामने। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 4, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और तीसरा ऑप्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि इसमें से द्विघात बहुपद कौन सा नहीं है। चलिए मित्रों, इस क्वेश्चन का अपन आंसर कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की और प्रश्न संख्या फर्स्ट की। और देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा, आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ बस उस तरीके को आप फोकस कर लीजिएगा। यहां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से द्विघात बहुपद नहीं है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात का मतलब होता है दो घात। द्विघात का मतलब होता है दो घात, यानी कोई भी अगर आपको चर दे रखा है x या y, उसकी आपके पास में कितनी घातें होनी चाहिए? उसकी आपके पास में अगर दो घात है तो वो जो बहुपद कहलाएगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये मेरे पास में एक द्विघात बहुपद है। तो हमने देखा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर के दो घात है, तो एक्स स्क्वायर के दो घात है तो ये मेरे पास में एक द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के दो घात है, इसलिए यह भी अपने पास में एक द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार तीसरे ऑप्शन में भी एक्स स्क्वायर के हमारे पास में दो घात है, इसलिए ये भी हमारे पास में द्विघात बहुपद है। बट यहां पर ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करते हैं तो भैया ये अपने पास में क्या है? ये अपने पास में द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां पर x की पावर कितनी है? 3 है। इसलिए हमें यहां पर कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? इसलिए हमें यहां पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। यानी आपसे पूछा निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, तो आपको यहां पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। अच्छा बताइए, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके डी ऑप्शन आ रहा है? मुझे फटाफट से अपना नाम कमेंट करके बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके डी ऑप्शन आ रहा है। बताओ जल्दी से बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके डी ऑप्शन आ रहा है। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन के लिए रेडी आप? अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए भैया, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आपको यहां जल्दबाजी नहीं करना है। आपको यहां हर चीज के लिए समय देना पड़ेगा। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर समय देते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको हर चीज जो हम समझाएगा पूरा 100% समझ में आ जाएगा। जो हम तरीका समझाएंगे वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। यहां पर बच्चों प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि समांतर श्रेणी 4, 10, 16 और 22। समांतर श्रेणी दे रखा है 4, उसके बाद 10, उसके बाद 16, उसके बाद 22 और इसी प्रकार रेगुलर चल रहा है। का प्रथम पद वे सार्व अंतर क्या होगा? आपसे पूछ रहा है कि प्रथम पद और सार्व अंतर क्या होगा। बिल्कुल, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 10 और 5, दूसरा ऑप्शन है 4 और 6, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं 4 और 10, चौथा ऑप्शन की बात करते हैं 6 और 10 और पांचवें ऑप्शन के 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बिल्कुल, जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न के आंसर आ रहा है फटाफट से कमेंट करें, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। यहां पूछा है समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, उसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा तो वेल डन है कि आप जल्दी से बता दीजिएंगे। नहीं आएगा तो मैं यहां समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है। क्या दे रखी है आपको? आपको यहां पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है।
अब समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, आपसे पूछा है कि प्रथम पद क्या होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप यहां देखिए, ये जो श्रेणी दे रखी है 4, 10, 16 और 22 दे रखा है, तो इसका जो प्रथम पद है ये अपने पास में, तो यहां पर जो 4 दे रखा है वो हमारे पास में प्रथम पद है। तो भैया प्रथम पद हमारे पास में कितना हो गया, प्रथम पद तो हमारे पास में a बराबर 4 हो गया। क्या आ गया, a बराबर 4। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सार्व अंतर ज्ञात करो। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है सार्व अंतर ज्ञात करो। अब भैया सार्व अंतर क्या होता है, तो सार्व अंतर बराबर डी, और सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, सार्व अंतर निकालने का तरीका है कि दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरा पद है 10, 10 में से पहले पद को घटाएंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा, आपसे हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, उसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो भाई मेरे प्रथम पद क्या होगा, जल्दी से बताओ। प्रथम पद तो हमारे पास में हो जाएगा 4 और सार्वंतर कितना हो जाएगा, 6। तो आपको किसको राइट करना होगा, आपको यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, बी ऑप्शन को राइट करना होगा। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बी ऑप्शन का चयन किया है, जल्दी से बताइए। ऐसे कितने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बी ऑप्शन को राइट किया है, जल्दी से बताओ। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हम आपके सामने लाइव ये आपके सामने मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, हर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आप बोर्ड एग्जाम में जब बैठ रहे हो तो भैया कोई भी आप पर प्रेशर नहीं रहे, और अगर आप पर प्रेशर नहीं होगा तो आपका पेपर बिल्कुल 100% सही होगा और आपके अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए हम आपको हर क्वेश्चन का अच्छा तरीका समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए भैया बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आ रहा है तो फटाफट से कमेंट भी कर दीजिएगा। यहां क्वेश्चन दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का व्यास क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। ऑप्शन दे रखा 6, 7, 8 और 9। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आ रहा है तो फटाफट से बता दीजिए, और नहीं आ रहा है तो वेट कर लीजिए, मैं यहां पर आपको सॉल्यूशन भी समझाऊंगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। लैंग्वेज क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा साथियों 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। बिल्कुल आपको एक सर्कल दे रखा है और उसका आपसे क्या पूछा है, आपको उसका व्यास पूछा है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमने एक वर्त सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ये मैंने आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो अपन निकालते हैं। इस वर्त का आपको व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है कि ये ए है मेरे पास में और ये बी है, तो ए बी इस वर्त का व्यास है, ए बी इस वर्त का व्यास है। और अगर आपको त्रिज्या की बात पूछ लेता तो त्रिज्या हमारी यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये हमारे पास में त्रिज्या कहलाती है, ये हमारे पास में त्रिज्या कहलाती है। और वर्त के व्यास को हम किससे नोट करते हैं, वर्त के व्यास को हम डायामीटर से नोट करते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में डायामीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायामीटर कहलाता है। अब आप लैंग्वेज को सुनिएगा, आप लैंग्वेज को सुनिएगा। आपसे पूछा है कि आपको रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा डायामीटर ज्ञात कीजिए। तो भैया डायामीटर यानी व्यास, व्यास होता है 2 इंटू आर, यानी त्रिज्या का दुगना होता है भाई व्यास। तो हम क्या करेंगे, 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 को 3.5 से गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 7.0 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है भाई कि यहां पर पूछा है कि वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब भी लेकर आकर हैं, बिल्कुल जल्दी से बताइए। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब भी लेकर आए हैं, जल्दी से बताइए। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर भी लेकर आ गए हैं। आगे सभी को समझ में क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ आगे सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 को बिल्कुल आप गौर से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको इस प्रश्न का सही जवाब भी देना होगा। जिन स्टूडेंट को इन क्वेश्चनों के जवाब आते हैं फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का सही आंसर लेकर आ रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। पहले आप पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इन क्वेश्चनों के जवाब करें। आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही इस क्वेश्चन का जवाब करना पड़ेगा। जल्दी से बताइए। आपको यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु -3,5 कौन से चतुर्थांश में है, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ।
बिंदु -3,5 कौन से चतुर्थांश में है? देखिए स्टूडेंट जो इस समय लाइव ले रहे हैं, जल्दी से बताइए, अपना नाम भी कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए भैया आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से बताइए आंसर क्या रहने वाला है, आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से मुझे बताइए। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आपको इस क्वेश्चन का जवाब बताना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए भैया हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 के आंसर की तरफ। देखिए मैंने आपके सामने एक ग्राफ डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। सिंपल वे आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। देखिए भाई ये हमारे पास में एक्स अक्ष है, इस ग्राफ में 2 अक्ष है जिसमें से एक है हमारे पास में एक्स अक्ष और दूसरे अक्ष की बात अगर हम करते हैं तो भाई ये अपने पास में है वाई अक्ष। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, उस पर फोकस कर लेना, उस पर फोकस। इस पे दोनों मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के मान धनात्मक होंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में या नहीं आए? अपन बात करते हैं दूसरे चतुर्थांश की, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्स अक्ष वाली वैल्यू माइनस होती है और वाई अक्ष वाली वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी एक्स अक्ष वाला मान नेगेटिव होगा, वाई अक्ष वाला मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर भाई अपन बात करते हैं यहां पर इस तीसरे चतुर्थांश की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें एक्स अक्ष भी नेगेटिव होगा और वाई अक्ष का मान भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी जो दोनों मान रहने वाले हैं वो ऋणात्मक रहने वाले हैं। इसी प्रकार अगर यहां बात करें तो यहां बात करते हैं तो देखिए इसमें एक नेगेटिव होगा और दूसरा हमारे पास में क्या हो जाएगा, दूसरा हमारे पास में पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आ गया क्लियर? अब देखिए कौन नेगेटिव होगा और कौन पॉजिटिव होगा, इसके बारे में अपन डिफाइन करते हैं। भाई देखिए इधर देखो आप, इसमें y वाला मान यहां पर पॉजिटिव है और इधर वाला जो x का मान है नेगेटिव है, इसलिए मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव रखा। यहां पर इधर वाला जो मान है, इधर वाला जो मान है वो अपने पास में नेगेटिव है और इधर वाला मान पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास में x अक्ष है, तो इसको तो आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगा और दूसरे अक्ष को हमें क्या मानना पड़ेगा, दूसरे अक्ष को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में 4 जो अक्ष हैं, चतुर्थांश है, वो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। अब भाई यहां पर -3 है, तो देखिए -3 ये आ रहा मेरे पास, -3 और +5 कौन से चतुर्थांश में होंगे, जल्दी से बताओ। अब बताइए जल्दी से कौन से चतुर्थांश में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब भैया, द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। कौन से में होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में या नहीं आया, जल्दी से बताइए, आ गया सभी को। चलिए पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचों क्वेश्चन दे रखा है tan 45 प्लस कोट 45 का मान क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बहुत अच्छी तरह से हमने समझाया था आपको। ये 4 मान दे रखे हैं। पहला जो मान दे रखा है a बराबर आपको दे रखा 1, दूसरा मान दे रखा है 2, तीसरा मान दे रखा 3 और चौथा मान दे रखा 0। आपको अगर इस प्रश्न का जवाब आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं आता तो वेट कर लीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझाऊंगा। पहले पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री का मान क्या होगा। अगर साथियों हम टेबल पर चलते हैं, तो सबसे पहला आता है 0 डिग्री, उसके बाद हमारे पास आता है 30 डिग्री, उसके बाद आता है हमारे पास 45 डिग्री, उसके बाद आता है 60 डिग्री और उसके बाद आता है 90 डिग्री। ये मैंने आपको समझाया था। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। आपको पता होगा अगर मैं साइन का टेबल यहां लिखता हूं तो साइन 0 0 होता है, 30 पर होता है 1/2, 45 पर होता है 1/√2, 60 पे होता है √3/2 और 90 पे होता है 1। क्लियर हो गया? इसी प्रकार अगर मैं कॉस की बात करता हूं तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं टेन की, तो देखिए ये 0, 1/√3, फिर 1, फिर यहां पर आ जाएगा √3 और यहां पर आ जाएगा अनंत अपरिभाषित। बिल्कुल क्लियर हो गया? अब देखिए यहां से अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, तो भैया tan 45 का मान कितना आ रहा है, tan 45 का मान हमारे पास में 1 आ रहा है। तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा।
प्लस इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, और एक को जोड़ेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पर हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, यहां पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। कौन से ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा भैया, बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। आ गया सभी को समझ में, आ गया सभी को। देखिए टेबल तो याद करना पड़ेगा, बिल्कुल जो हम करा रहे बस उनको कर लीजिएगा, बिल्कुल उन्हीं को ही करना है आपको, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है भैया। चलिए छठे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, छठे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, और अगर आपको इसका जवाब आता है तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है cos 90 - 48 डिग्री बराबर प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है sec 48, tan 48, sin 48 और cot 48। इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दे धनाधन हम आपको रिवीजन भी कराएंगे एग्जाम के समय में, लेकिन यहाँ पर अभी जो मॉडल पेपर मैं लेकर आ रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोजाना इसी समय आपको मॉडल पेपर मिलने वाले हैं, तो इनका अध्ययन अवश्य कर लीजिए अगर आपको पास होना है तो, अच्छे डिवीजन से पास होना है तो। बिल्कुल बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए भैया इसका आंसर क्या रहेगा। कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिसको इस प्रश्न का जवाब आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, अच्छी बात है भैया। इधर देखो आपको एक पैटर्न याद रखना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है भाई कॉस थीटा, बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इतना सा ध्यान रखो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो भैया हम यहां लिखेंगे साइन 90 माइनस 48 डिग्री, और 90 में से 48 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा cos 48। क्या हो जाएगा, cos 48। तो cos 48 डिग्री को हमें राइट करना होगा, तो हमें यहां पर कौन सा ऑप्शन को लेना होगा, देखो जल्दी से देखो, देखिए। लेकिन अब आप देखिए यहां मैंने cos दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, cos दे रखा है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यहां पर cos यूज करना है। क्या यूज करना है, cos यूज करना है। तो देखिए cos का पैटर्न बता देता हूं, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारे पास में साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 48 डिग्री हम करेंगे, cos 90 माइनस 48 डिग्री अगर अपन करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा साइन 48 डिग्री। क्या हो जाएगा, साइन 48 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, आपको यहां पर बाबू सी ऑप्शन को राइट करना होगा। कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, यहां पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में या नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है माध्य ज्ञात नहीं कर सकते। आपको 4 ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इन 4 में से एक ऑप्शन का इस्तेमाल करना है और आपको राइट आंसर करना है। एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है, माध्य ज्ञात नहीं कर सकते। किस ऑप्शन से हम माध्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए किस ऑप्शन से आप माध्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखिए जिसको आ रहा है पहले आप कमेंट कर दीजिएगा। देखो आप डायरेक्ट भी ए बी सी डी नहीं मारे, तुक्का भी नहीं मारे, ध्यान रखिएगा तुक्का भी हमें नहीं बांधना है। हमें कोशिश ये करना है कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स आए। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब है कि आपको मैंने 10 क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप कोशिश यही करें कि आप 6 से 7 या 8 क्वेश्चन आप राइट कर सकें। आप तुक्के मारने की कोशिश नहीं करें, आप समझने की कोशिश करें आंसर क्या रहा है। माध्य ज्ञात नहीं कर सकते, माध्य का मतलब यहां पर सीधा सीधा किससे लिया गया है, माध्य का मतलब यहां पर औसत से लिया गया है। किससे लिया गया है, औसत से। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन से तो अपन माध्य निकाल सकते हैं, क्योंकि सिग्मा एक्स यानी एक्स का मतलब वो नंबर सभी है। जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5, इनका अगर माध्य निकालना है तो सिग्मा एक्स यानी सभी नंबरों को जोड़ना होगा, उतने ही नंबर का डिवाइड करना होगा। तो पहला ऑप्शन से तो ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं सी ऑप्शन की, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, भैया इससे भी अपन माध्य ज्ञात कर सकते हैं। मैंने 14.1 और 14.2 प्रश्नावली पढ़ाई थी, वहां पर आपके सामने ये पैटर्न था। इसी प्रकार कल्पित माध्यम से करेंगे तो सिग्मा एफ डी अपॉन एन, इससे भी अपन माध्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन भैया बी जो ऑप्शन है इससे हम माध्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इससे हम माध्य ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, आपको यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां प्रश्न। दो संख्या का गुणनफल 180 है और उनका में से आपको दे रखा 3। आपसे पूछा है संख्याओं का लैसे क्या होगा, बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। जिन स्टूडेंट को प्रश्न के आंसर आ रहा है फटाफट से बताइए।
दो संख्या का गुणनफल 180 है, उनका में से अगर आपको सामने 3 दे रखा है, आपको उनका ले से पूछा है। भाई एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो कैसे हल करेंगे इसका भी तरीका मैं आपको समझा देता हूं। आपको ध्यान रखना है कि दो संख्या a गुणा b है और उनका गुणनफल बराबर होता है संख्याओं का एलसीएफ इंटू संख्याओं का एचसीएफ। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं का लघुत्तम सममापवर्तक इंटू संख्याओं का महत्तम सममापवर्तक। भाई यहां पर दो संख्या का एलसीएम आपको दे रखा है कितना, दो संख्याओं का गुणनफल, सॉरी गुणनफल आपको दे रखा है 180, तो यहां गुणनफल लिखा मैंने 180 बराबर एलसीएफ आपको ज्ञात करना है, जबकि आपको एचसीएफ आपको 3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। हम क्या करेंगे, इस 3 को नीचे ले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 180/3 बराबर आ जाएगा एलसीएफ। 3 से हम काटेंगे इसको, हमारे पास 60 आ जाएगा, तो जवाब हो जाएगा एलसीएफ हमारे पास कितना हो जाएगा, एलसीएफ हमारे पास 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं, जल्दी से बताइए। तो भैया यहां पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? बी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट बी ऑप्शन को लेकर आए हैं जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपको 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इस प्रश्न का एक जवाब दीजिएगा। आपको बोल रहा है कि x² + 3x + 1 में x - 2 का अगर आप भाग देते हैं तो शेष पल क्या बचेगा। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। पहले आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। x² + 3x + 1 में अगर आप x - 2 का अगर भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा, ये आपसे क्वेश्चन है भैया। शेष क्या बचेगा ये आपसे पूछ रहा है। चलिए बाबू इस क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। 4 ऑप्शन दे रखा 10, 11, 12 और इनमें से कोई नहीं। जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का आंसर आ रहा फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल हम बात करते हैं यहां पर। देखिए आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिसको भाग देना नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो यहां समझ लीजिए और उसके बाद मैं आपको एक लिंक दूंगा एक और क्लास का, और उसमें बहुपद वाला जो चैप्टर हम हल करवा रहे हैं उसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखिए यहां बोल रहा है कि x² + 3x + 1 में x - 2 का अगर अपन भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। सबसे पहले यहां मैंने लिखा x² + 3x + 1 और हम भाग देंगे x - 2 का। किसका भाग देंगे? x - 2 का। देखिए भाई यहां पर x के पास एक मेंबर है, जबकि यहां पर x के पास कितने मेंबर हैं? यहां पर x के पास 2 मेंबर है। तो हम क्या लिखेंगे भैया, एक हमारे पास कम पड़ रहा है, तो एक हमारे पास कम पड़ रहा है तो यहां x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x। और इस x को इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x², फिर माइनस का चिन्ह आ रहा है तो माइनस, और x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x। अब देखिएगा ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास हो गया 5x + 1। अब देखिए मित्रों यहां पर हमारे पास में x है और यहां पर 5x है, तो हम प्लस का 5 यहां लेकर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5x - 10। अब यहां माइनस हो जाएगा और ये माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 11। तो आपको यहां पर कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? आपको यहां पर राइट करना पड़ेगा भैया बी ऑप्शन को। 11 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 11 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सभी को आगे क्या समझ में? सभी को आगे समझ में या नहीं आया? जल्दी से बताओ मुझे। चलिए एक बार वापस समझा देते हैं, एक बार वापस समझा देते हैं। यहां देखिएगा भाग देना में एक बार वापस समझा देता हूं आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर मैं बता रहा हूं, हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। x² + 3x + 1, इसमें हम बाबू x - 2 का भाग करेंगे। यहां x लिखेंगे और इस x को इस दोनों संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x² - 2x। सदैव चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे 5x और प्लस का 1, प्लस का 1। अब यहां पर 5x है और यहां पर x है, तो इसको आप 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 5 दूनी 10,
ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया 11। आ गया सभी को समझ में या नहीं आए, जल्दी से बताइए। चलिए बात करते हैं बाबू प्रश्न संख्या 10 की। 10वें प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। बहुपद में शून्यकों का योगफल होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको पूछा है बहुपद में शून्यकों का योगफल कितना होगा। ऑप्शन दे रखा 6, 7, 5 और 8। जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए 10वीं बोर्ड की तैयारी करने वाले तमाम जो स्टूडेंट हैं उनसे मेरा निवेदन है भाई वीडियो को शेयर कर दें, शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। मॉडल पेपर नंबर हम फर्स्ट हल करवा रहे हैं आज आपको। बहुपद में शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मैं आपके सामने एक शून्यक लेकर आता हूं तो आपको इसका पैटर्न ध्यान होगा शायद, आपको इसका पैटर्न ध्यान होगा शायद, ध्यान होगा ना। चलिए सबसे पहले आपको यहां लिखना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारे पास में एक बहुपद है, ये हमारे पास में बहुपद है। तो इसमें शून्यकों के दो सूत्र निकलते हैं। एक निकलता है शून्यकों का योगफल, एक निकलता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होगा, उसका तरीका क्या है। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक अपॉन ए का गुणांक। ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक, इतना सा ध्यान रखिए। अब x का गुणांक कौन है, यहां पर माइनस का 6, ऑलरेडी माइनस आ रहा है तो यहां लिखेंगे माइनस का 6 अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम जवाब देंगे इसका 6। क्या जवाब देंगे 6। तो यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा बताओ जल्दी से। बिल्कुल ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। अच्छा मेरे स्टूडेंट्स बताइए कि आज के सेशन में आपको सब कुछ क्लियर समझ में आया है या नहीं आया, जल्दी से बताओ। आज का मॉडल पेपर कैसे लगा इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। आज मैंने आपको ऑब्जेक्टिव हल कराए हैं, कल जो मॉडल पेपर लेकर आऊंगा उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे। उम्मीद मैं करता हूं कि इस समय रात्रि 9 बजे आप रोजाना लाइव स्ट्रीम पर आ जाएंगे और जो हम आपको मॉडल पेपर हल करवा रहे हैं आप हल करते जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। इसका अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो भी आप संपर्क कर सकते हैं।